Good morning, dear students. This is Book 1 Fundamentals of Physical Geography, and uh, this is Chapter 13 Water. In this chapter, we will understand about the oceanic relief, oceanic temperature, etc., and salinity also. So, water is an essential component of all life forms that exist over the surface of the earth. हम सबको वाटर की बहुत ज़्यादा नीड रहती है. There is no water on the sun or anywhere else in the solar system. So only earth has water. So it is called the blue planet. Why do we call ब्लू प्लैनेट अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ही वाटर अभी तक मिल पाया है साइंटिस्ट को. तो इसी वजह से यहाँ ओनली अर्थ हैज called the blue planet. So students, we all knew that 71% water on the earth surface and only 29% part of land on the earth surface. So as you knew that अभी हमने जो समझा था ब्लू प्लैनेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 71% यहाँ पर वाटर है. एंड अबाउट 70 जो जितना वाटर है उसका 71% planetary water is found in the oceans, and the remaining is held as fresh water in glaciers and ice caps, groundwater sources, lakes, soil moisture, atmosphere, stream and within life. तो 71% यहाँ पूरे वाटर का सैलिन वाटर है, जैसे ओशियनिक वाटर है. सो वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स. ये एक साइक्लिक रिसोर्स है. ये हम सब 10 तक कहीं ना कहीं पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं. इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड. वाटर ऑल्सो अंडरगोज अ साइकिल फ्रॉम द ओशन टू लैंड एंड लैंड टू ओशन. ओशन से लैंड तक जाता है और लैंड से ओशन तक जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में इमेज में हमें दिख रहा है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल is the circulation of water within the Earth's hydrosphere in different forms. That is the liquid, solid, gaseous phases, etc. तो लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है, जो कि इवोपरेशन एटसेट्रा से प्रिसिपिटेशन होता है. उस सबसे वाटर साइक्लिक बनता जाता है. इवेपोरेशन होता है सी सरफेस से वाटर का, और फिर प्रिसिपिटेशन होने लग जाता है, तो वो वापस से ओशन में वाटर फ्लो करके आ जाता है, रन ऑफ. एंड अंडरग्राउंड वाटर भी बन जाता है, अंडरग्राउंड फ्लो भी वाटर का होता रहता है. ये सारा वाटर का साइकिल एक इस तरह से बनता रहता है, जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है. एंड सी रिलीफ ऑफ द ओशन वाटर. यहाँ पर कई सारी टोपोग्राफी भी बनती जाती हैं इसी तरह से ओशनिक फ्लोर पर. द ओशंस आर टू द ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ द अर्थ्स आउटर लेयर. ओशन ज़्यादातर
अर्थ की आउटर लेयर पर ही होता है। इन दिस सेक्शन वी शैल सी द नेचर ऑफ द ओशन बेसिन्स ऑफ द अर्थ एंड देयर टोपोग्राफी। इस तरह से एक टोपोग्राफी अर्थ सरफेस पर जो कि ओशन के नीचे ग्राउंड पर बनती चली जाती है। नाउ वी विल सी डिविजन्स ऑफ द ओशन फ्लोर्स। ओशन फ्लोर पर कई तरह के डिविजन्स हो जाते हैं। मेनली द ओशन फ्लोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर डिविजन्स। फर्स्ट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सेकंड the continental slopes, the deep sea plains third, and fourth the oceanic deeps। तो इस तरह से 4 लेयर बनती चली जाती हैं। यहाँ इमेज में हमें दिखाई दे रही है। फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हम यहाँ कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी बोल सकते हैं। The continental shelves are covered with variable thicknesses of sediments brought down by rivers। तो जो बहुत सारे sediments को लेकर रिवर्स आती हैं वो उस लेयर को हम कॉन्टिनेंटल शेल्स बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ गर्ल्स, शैलो सीज एट्सेट्रा बन जाते हैं। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ बनते हैं फर्स्ट लेयर। इसी फर्स्ट इमेज में ही है कॉन्टिनेंटल स्लोप्स भी बनकर तैयार होते हैं। द कॉन्टिनेंटल स्लोप connects the continental shelf and the ocean basins. It begins where the bottom of the continental shelf sharply drops off into a steep slope। एक स्लोप वहाँ पर बनता चला जाता है जो कि ओशन सरफेस को और उसके अंडरग्राउंड जो बेसिन है वहाँ को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज डीप सी प्लेन्स। यहाँ पे फर्स्ट इमेज में ही है। एक सबसे पहले हमने देखा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सेकंड कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड थर्ड डीप सी प्लेन जो कि अंदर ओशन के बिल्कुल ग्राउंड में बनता चला जाता है जो प्लेन्स की तरह होता है। एंड डीप सी प्लेन्स आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशन बेसिस। द डेप्थ्स वेरी बिटवीन 3000 एंड 6000 मीटर। यहाँ 3000 और 6000 मीटर के लगभग बिटवीन इसकी डेप्थ रहती है। These plains are covered with fine grained sediments जो कि क्ले, सिल्ट एक्सेट्रा होते हैं उससे बना होता है। ये सेकंड इमेज में दिख रहा है ओशनिक डीप्स और ट्रेंचेस। यहाँ पे ओशनिक जो बहुत ज़्यादा डीप ट्रेंचेस बने होते हैं वो हैं। These areas are the deepest part of the oceans. The trenches are relatively steep-sided narrow basins. Narrow basins ही होते हैं ये और इसमें 3 to 5 किलोमीटर डीपर सराउंडिंग ओशन फ्लोर आसपास में होते हैं जो कि 3 to 5 किलोमीटर होते हैं। As many as 57 deeps have been explored so far, of which 32 are in the Pacific Oceans, 19 in the Atlantic Ocean and 6 in the Indian Ocean। तो ये इस तरह से वॉल्केनो या स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इन सब से एक्टिव होते रहते हैं और आइलैंड्स इस तरह से बनते जाते हैं। थर्ड इमेज इज अबाउट माइनर रिलीफ फीचर्स। कुछ छोटे छोटे माइनर रिलीफ फीचर्स भी बन जाते हैं यहाँ, जैसे कि मिड ओशनिक रिजेस, सी माउंट्स,
सबमरीन कैनियंस एटसेट्रा, ये बनते चले जाते हैं. नाउ सी टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर. सो ओशनिक वाटर में भी टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता चला जाता है. हीटिंग प्रोसेस इसका डिफरेंट होता है. हर इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सो फैक्टर्स वी सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. जिस तरह से लैंड पर फैक्टर्स होते हैं उसी तरह से सी या ओशन में भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स होते हैं. सो latitude, unequal distribution, prevailing winds, ocean currents, these are the factors of temperature distribution. So ये 2 टाइप्स के होते हैं. हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं. द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशन वाटर shows how the temperature decreases with the increasing depth. जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती चली जाती है टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है. The profile shows a boundary region between the surface water of the ocean and the deeper layer. The boundary usually begin around 100 to 400 meter below the sea surface. 100 से 400 मीटर जो सी सरफेस से ये बनता चला जाता है डीपर. So this boundary region from where there is a rapid decrease of temperature is called the thermocline, जो कि आपको ऊपर 1000 से 500 तक के अबाउट आपको दिखाई दे रही है इस इमेज में. सो दैट इज कॉल्ड thermocline. About 90% of the total volume of water is found below the thermocline. इसी के नीचे करीब करीब 90% वाटर होता है. 10% ही केवल ऊपर होता है. सो द फर्स्ट लेयर represents the top layer of warm oceanic water and it is about 500 meter thick with temperature between 20 degree and 25 degrees Celsius. And second layer called the thermocline layer lies below the first layer and is characterized by rapid decrease. So यहाँ टेम्परेचर होता है 500 to 1000 मीटर थिक. ये लेयर 500 to 1000 मीटर थिक होती है जो कि थर्मोक्लाइन बोली जाती है. एंड द थर्ड लेयर इज वेरी कोल्ड एंड एक्सटेंड अप टू द डीप ओशनिक फ्लोर इन द आर्कटिक and Antarctic circles. The surface water temperatures are close to 0 degrees Celsius and so the temperature changes with the depth is very slight. तो इस तरह से ये टेम्परेचर नीचे डेप्थ में जैसे जाते हैं वो कम होता चला जाता है. It is a well-known fact that the maximum temperature of the oceans is always at their surface because they directly receive the heat from the sun. So, क्यों सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अपर लेयर पे होता है ओशंस में? क्योंकि वो डायरेक्टली सन से रिलेटेड होती है. सन की हीट डायरेक्टली वहाँ मिल पाती है. नाउ सी salinity of ocean water. All waters in nature, whether rainwater or ocean water, contains dissolved mineral salt. Salinity is the term used to define the total content of
dissolve salts in sea water. तो यहाँ सैलिनिटी का मीनिंग क्या है कि जो सी वाटर में डिजॉल्व्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनको हम सैलिनिटी बोलते हैं. इट इज़ कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जो कि ग्राम में हम काउंट करते हैं, इन 1000 ग्राम मीन्स 1 kilogram of sea water. It is usually expressed as parts per thousand. पर थाउजेंड में काउंट किया जाता है इसको. सो इफ वी सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी, that are, first is the salinity of water in the surface layer of oceans depend mainly on evaporation and precipitation. ये फर्स्ट जो है सैलिनिटी वाटर का, वो डिपेंड किस पे रहता है, इवेपोरेशन और प्रिसिपिटेशन कितना होता है. सेकंड इज द सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन कोस्टल रीजन बाय द फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर्स. कितना फ्लो रिवर्स से आ रहा है या कोस्टल एरिया, और फ्रीजिंग कितना प्रोसेसेस में वाटर गया है या इवोपरेशन में कितना गया है. थर्ड इज विंड also influences salinity of an area by transferring water to other areas. And fourth is the ocean currents contribute to the salinity variations. Temperature, salinity, and density of water are interrelated. So the changes in the temperature, ये भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा है या कितना कम है, वो भी सैलिनिटी को डिपेंड करता है. सो हाईएस्ट सैलिनिटी नाउ इन वाटर बॉडीज लेक वैन इन टर्की में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी लेक्स में मिली है, जो कि 330 ppt या जिसको हम बोल सकते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड मिलती है. इसके बाद डेड सी में 233 एंड ग्रेट सॉल्ट लेक में 220. तो हाईएस्ट सैलिनिटी वाटर बॉडी जो है वो टर्की की, डेड सी की और ग्रेट सॉल्ट लेक की है. सो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इफ वी सी, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन तो सबसे रेड सी में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद कम होता चला गया है. एंड द सैलिनिटी वेरिएशन इन द पैसिफिक ओशियन इज मेनली ड्यू टू इट्स शेप एंड लार्जर एरियल एक्सटेंड. यहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है. इसके बाद नेक्स्ट है द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द अटलांटिक ओशन इज अराउंड 36 parts per thousand, and highest salinity is recorded between 15 degree and 20 degree latitudes. ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है. If we see vertical, salinity change with depth, but the way it changes depends upon the location of the sea. So salinity as the surface increases by the loss of water to ice or evaporation. So students, in this chapter we understood about the Earth's relief features, oceanic relief features, and hydrological cycle, and about the salinity of water. Hope
you understand all these topics. Read this chapter carefully. Thank you and have a nice day.